हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 9 सितंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और कल की पीडीएफ भी जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं की गई थी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आज अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे आज नए जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उनके बारे में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हमारी स्पेशल 90 दिन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज से मैथ्स की पहली क्लास होगी। कल किसी टेक्निकल कारण की क्लास ये कंप्लीट पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास कल हुई थी, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आप सब लोग जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, इन क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। जीके जीए की एक और क्लास 11 तारीख से स्टार्ट होगी। तो ये तीनों की तीनों क्लास आपको 90 दिन में आपकी पूरी तैयारी करवा देंगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करता है। जो काम जैसा करता है यानी कि उसका वो कर्म जो आज काम कर रहा है वो उसका बोना हुआ, और काटना मतलब उसको जो आने वाले समय में उसका फल मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, आज मेहनत बोनी चाहिए, आज लगातार प्रयास करते रहना चाहिए सफलता के लिए, तो तभी जाके कल सफलता मिलेगी। अगर हम में से कोई मक्कारी आज बोने लगेगा, अगर हम में से कोई ये सोचेगा कि वो बिना कोई टेंशन के सफलता प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोचेगा तो वो निश्चित तौर पर असफल होगा और कल परेशानी काटेगा। तो बोया और काटा का अकाट्य सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेश निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर। दूसरा प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, कोरोना वायरस संक्रमण के माध्यम की संख्या के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ब्राजील को पीछे भारत ने छोड़ दिया है। चौथा प्रश्न है कि किस देश में विल्मिंगटन शहर को पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो ये अमेरिका का शहर है। पांचवा प्रश्न है कि वोडाफोन इंडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर VI कर दिया है। छठवां प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो ये IISc बेंगलुरु है, जो भारत का संस्थान है और भारत के संस्थानों में शीर्ष पर है। सातवां प्रश्न कि पोप फ्रांसिस की नई किताब का नाम क्या है जो दिसंबर 2020 में रिलीज होगी? इसका नाम है लेट अस ड्रीम। आठवां प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सर डेविड एटनबरो हैं। और नवा प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास का ऐलान किया है? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। 10वां प्रश्न, IPL 2020 के कार्यक्रम के अनुसार फाइनल मैच कब खेला जाएगा? तो ये 19 नवंबर को खेला जाएगा। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो 8 सितंबर को किया गया। पहला शिखर सम्मेलन था, ये आपको याद रखना है, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके द्वारा 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के कारण कोई भी एकत्रित नहीं हुए थे, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। करीब 153 देशों के 26,000 से ज़्यादा प्रतिभागी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी आएगी, उसको लेकर नए और नवीनीकरणीय जो सस्ती स्वच्छ ऊर्जा है, हरित ऊर्जा है, उसके उत्पादन में तेजी कैसे लाई जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। यानी टेक्नोलॉजी का कैसे एनहांसमेंट किया जाए, कैसे विकास किया जाए, जिससे आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और अच्छी हो सके। बात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की करें तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, क्योंकि सूर्य साल भर इन्हीं रेखाओं के बीच में चमकता है, तो इन रेखाओं के बीच स्थित जो देश हैं उनका ये एक संगठन है। और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था, जलवायु सम्मेलन पेरिस में हुआ था, वहाँ पर भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। अब तक 87 देश इसके सदस्य बन चुके हैं और मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारत का साक्षरता मिशन पढ़ना लिखना अभियान के तहत कब तक पूरी तरह से साक्षर देश बनाने का लक्ष्य है? और ये लक्ष्य है 2030 तक का।
यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का साक्षरता मिशन के तहत पढ़ना लिखना अभियान के तहत 2030 तक पूरी तरह से साक्षर देश बनाने का लक्ष्य है। और यूनेस्को की जो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है 2017-18 उसके अनुसार दुनिया भर के कुल जो निरक्षर प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ मतलब जो 18 साल से बड़े होते हैं, तो ऐसे प्रौढ़ में से 35% भारत में है। यानी कि दुनिया में अगर 100 निरक्षर प्रौढ़ हैं, उन 100 में से 35 अकेले भारत में हैं, बाकी जो 65 हैं वो सारी दुनिया में हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत में वर्ष 1961 में वयस्क साक्षरता दर जो थी वो 27.8%, 1981 में 40.8% और 2011 में 69.3% थी। अब बात करें जो NSSO के अभी आंकड़े आए हैं, इसके अनुसार 17-18 में जो वयस्क साक्षरता दर थी वो 73.9% है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो इसका आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा G20 का इस बार अध्यक्ष सऊदी अरब है। डिटेल देखते हैं क्या है। तो वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक है G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। और सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की जो 2020 की गतिविधियां हैं उसके लिए जिन विषयों का चयन किया गया है वो है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये बैठक में 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। एक, संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे में शिक्षा को हम किस प्रकार से निरंतर रख सकें। बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य देशों के अनुभव पर चर्चा की। शिक्षा को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो सभी देशों में काम आ सके, मतलब कोई व्यक्ति किसी एक देश में पढ़ रहा है तो अगले किसी देश में भी उसका यूज़ किया जा सके। इसके अलावा देशों के अनुभवों पर चर्चा और साझा करने के लिए इसको आयोजित किया गया था, यानी देश आपस में बैठे और शिक्षा के ऊपर अपने अनुभवों को साझा करें। बात करेंगे अब हम G20 की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका यह संगठन है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि फिच रेटिंग्स ने 2020-21 जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट होगी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और चालू वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही थी अप्रैल मई जून, राइट, तो इसमें भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद GDP रहा उसमें 29.9% की गिरावट आई है। इसको सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो ये कैसे मापा जाता है। तो जो अप्रैल से लेकर जून 2019 था उसमें कितने रुपए का सामान बना था, और अब देखा गया कि अप्रैल से लेकर जून 2020 है उसमें कितने रुपए का सामान बना है। सामान बनने का मतलब है कि जो GDP क्या होती है, सभी प्रकार की जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उन सब का मूल्य कहलाती है। तो उन सब का मूल्य अगर पिछली बार 100 रुपये था तो इस बार आप उसमें से 23.9 रुपये कम कर दीजिए, राइट, ये रहेगा। तो कितना रहेगा 76.1, और इसका सीधा सीधा कारण कोविड-19 है, ये सबको पता है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा था और इससे अर्थव्यवस्था में ये गिरावट आई है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि स्कूल परिसर के कितने मीटर के दायरे कैंटीन में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 50 मीटर के दायरे में ये लगाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, इसमें जो जंक फूड होता है उसकी बिक्री और विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी है। अधिसूचना जारी की गई है। इसके आधार पर जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होगी उन्हें स्कूल परिसरों में 50 मीटर के दायरे में स्कूल की कैंटीन में, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। तो देश का सबसे साक्षर राज्य है केरल, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी NSO की तरफ से एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे के जारी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दिल्ली। उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और चौथे नंबर पर हिमाचल, पांचवें नंबर पर असम है। सबसे बुरी कंडीशन किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे बुरी स्थिति है। 66.4% की दर से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। केरल के बाद अच्छे जिनकी है वो है दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। बात करेंगे केरल की तो मैप में देख लीजिए, ये केरल यहाँ पर स्थित है। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री P विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है। इसके अलावा माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस तेलुगु चरित्र और कॉमेडी अभिनेता का निधन हो गया है? इनका नाम था जयप्रकाश रेड्डी। आपने काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ में इनके किरदार को देखा होगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तेलुगु फिल्मों के दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी, इनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया और ये कॉमेडी और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर तेलुगु सिनेमा में काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन्हें ब्रह्मपुत्रुदु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इनको पहचान मिली थी बालकृष्ण की फिल्म समर सिम्हा रेड्डी में। बात करेंगे 8वें प्रश्न की, हाल ही में किस प्रदेश के शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं? और यह हरियाणा के शहरों को मुक्त किया गया घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हरियाणा के सभी शहरों को अब खुले में शौच से मुक्त यानी ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा चंडीगढ़ ने क्या किया है? 100% घरों से कचरा एकत्रित करने का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया है। अब बात करेंगे हरियाणा की तो मैप में देख लीजिए, ये हरियाणा यहाँ पर स्थित है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेश्वर नेशनल पार्क है। 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व बैंक किस प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए $82 करोड़ का ऋण देगा? तो ये समझौता हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व बैंक जो है हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए $82 करोड़ का ऋण देगा और इस संबंध में भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक ने के बीच में ये समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। ये राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति से ठीक होगी, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार होगा और हिमाचल प्रदेश में जो परिवहन है और सड़क सुरक्षा संस्थान है उनको इससे सुदृढ़ता मिलेगी। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो मैप में देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश से ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे स्थित है। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 3 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 68 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिनघाटी नेशनल पार्क है, इंदेर किला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और सिम्बालदा नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात प्रमुख बांधों की करें तो भाखड़ा नंगल बांध सबसे इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखिएगा, सतलज नदी पर है। नापता झकरी बांध ये भी सतलज नदी पर है और चमेरा बांध रावी नदी पर है। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि कौन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस से बाहर हो गए हैं? और ये है नोवाक जोकोविच, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व के नंबर 1 के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और अमेरिकी ओपन टेनिस से इनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि जोकोविच को चौथे दौर के मुकाबले में रेफरी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जोकोविच का एक मुकाबला चल रहा था स्पेन के पाब्लो केरोनो बुस्ता से और उसी में उन्होंने एक ऐसा शॉट मारा जिससे एक महिला अधिकारी के गले पर जाकर वो शॉट लगा और उसकी वजह से रेफरी ने अयोग्य घोषित कर दिया। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 48वें स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के प्रश्न की। उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो इनमें से उस मिशन का नाम क्या है जिसको मंजूरी दी गई है? और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।